इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2024 के लिए क्विज नंबर 2 करेंगे। ये आपका यूपीपीएससी एग्ज़ाम आरओ एआरओ स्टेट पीसीएस आपके जितने हैं, आपके उत्तराखंड पीसीएस होने वाला है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स है और ये टेलीग्राम नंबर है, इस पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको टॉपर्स की कॉपी देखनी है तो ये जो जितने टेलीग्राम जो है यहाँ सारी टॉपर्स की कॉपी मिलेंगी, तो ये सारी कॉपीज़ आप देख सकते हैं। और जो लास्ट ईयर का प्रीलिम्स कोर्स था उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चंस आए थे। यहाँ जो पीडीएफ होगी वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं इसको। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से आपको सारे कंटेंट को यूटिलाइज़ करना है और आप पीवाईक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको भी एनालाइज कर पाओगे। ऐसे ये मेंस का है, 96 क्वेश्चन आए थे, तो आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस टाइप की सिटीजनशिप प्रोवाइडेड है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो इसका आंसर बी हो गया। तो ये कहाँ है? ये पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सिटीजनशिप, और आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है, तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कर ही लिया है, तो इसका आंसर है आंसर सी, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो इसमें से कौन जो है वो कॉम्पिटेंट है टू प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो इसमें से कौन सी अथॉरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट है? इसका है इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जॉइंटली, और पार्लियामेंट। तो इसमें से कौन? तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, आंसर डी, पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 11, जो आर्टिकल आपका 11 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट शेल हैव द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय मेकिंग लॉ। तो इसमें जो है अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो इसमें क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया, जो बात करता है एक्विजिशन एंड द टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो यही जो एक्ट है वो एक्विजिशन के बारे में बात करता है एंड टर्मिनेशन के बारे में बात करता है, एक्विजिशन के और टर्मिनेशन के बारे में। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिएबल है। जस्टिएबल मतलब कि दीज आर एनफोर्स बाय द कोर्ट। तो एनफोर्स बाय द कोर्ट, तो इसमें क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो है आप फंडामेंटल राइट्स को लेके जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर आप जो है दे आर जस्टिफेबल, और हाई कोर्ट का जो है आप मुझे आर्टिकल बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट का आर्टिकल बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है आंसर ए, जस्टिफेबल, एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो इसका आंसर है आंसर डी, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो सकती हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है वो नेचुरल है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, और फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ये किसके आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें यह है कि फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 20 है और 21 है वो सस्पेंड नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज
फंडामेंटल राइट टू द सिटीजनशिप, तो इसके कौन से आर्टिकल के अंदर? तो ये इसका आंसर है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। और कौन से पार्ट में? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले जो है 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा। आप मुझे बताएंगे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये ऑमिट हुआ था और अब इसका जो है नया आर्टिकल क्या है राइट टू प्रॉपर्टी का? तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग। तो इसका आंसर है आंसर बी, फंडामेंटल राइट। तो आंसर बी इसका फंडामेंटल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड इन। तो ये किसके अंदर इंक्लूडेड है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्टली जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस नहीं देता, लेकिन ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर इंक्लूडेड है। तो देखो जो आर्टिकल आपका 19 है, आर्टिकल 19 जो है वो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। तो इसका जो सब क्लॉज ए और सब क्लॉज है उसके अंदर ये जो है आपका इंक्लूडेड है। तो देखो आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 के अंदर जो आपका सब क्लॉज है वो आपका बात करते हैं, ऑल द सिटीजन शेल हैव द राइट, किसका? पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये ए के अंदर आता है। फिर बी के अंदर क्या आता है? असेंबल पीसफुली, असेंबल पीसफुली, ये बी के अंदर है। 19 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी के अंदर ये है असेंबल पीसफुली। सी के अंदर क्या है? एसोसिएशन, टू फॉर्म एसोसिएशन। एंड डी के अंदर क्या है? टू मूव फ्रीली। ई के अंदर क्या है? टू सेटल, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी टेरिटरी, टू रिसाइड एंड सेटल। जी के अंदर क्या है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जो है वो प्रैक्टिस कर लो। ये है, ये सारी चीजें हैं। ये आपका 19 सब क्लॉज ए बी सी डी ई और जी के अंदर ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए सब क्लॉज डी। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें हैं, तो मैं इसका एक फॉर्मूला बता रही हूं। तो इसका एक फॉर्मूला है कि आप जो है इसको देखो, आपने क्या ए बी सी मतलब आप इसको कैसे याद कर सकते हो? ई और फिर जी, ये है। तो डी ई और जी क्या हो गया? ये हो गया एमआरपी। एमआरपी तो एमआरपी का मतलब हो गया मूव फ्रीली, ये आपका रिसाइड हो गया, ये आपका प्रोफेशन हो गया। और यहां इससे लिख सकते हो 100, ऐसे यू 100। यहां हो गया स्पीच, यहां हो गया असेंबल, और ये हो गया एसोसिएशन और यूनियन, यूनियन और एसोसिएशन। तो इसका 100 एमआरपी कि 100 से आप ये आ सकते हो 100, 100 एमआरपी। तो यहां से तो ये डी क्या है? डी क्या था आपका? मूव। तो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज डी, रीड विद द आर्टिकल 21। तो रीड विद द
तो रीड विद द आर्टिकल 21। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है आर्टिकल ये आंसर सी हो गया, राइट टू प्राइवेसी। तो इसमें क्या है कि गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में क्या था, मलक सिंह केस में क्या था कि तो ये वाली जो राइट है वो अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 1 सब क्लॉज डी, रीड विद द आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है? तो इसका आंसर है आंसर सी, जुडिशरी। तो जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। जुडिशरी के अंदर अगर यहाँ आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लिखा होता, कोई भी होता, तो वो भी इसका आंसर सही होता। जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट वॉज डिस्क्राइब बाय द बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है आंसर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है आर्टिकल 32 के अंदर है, जिसमें बी आर अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। आप मेरे को बताएंगे कि सुभाष कश्यप में जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर बी आर अम्बेडकर और हार्ट एंड सोल करके आए तो आपने आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लगाना है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुभाष कश्यप ने जो है वो किसको बोला है, तो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज propounded द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये किसमें है? तो इसका आंसर है आंसर सी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। स्टेट ऑफ केरला। और ये कब आया था? ये आया था आर्टिकल इन द ईयर ऑफ 1973। इन द ईयर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है लैंडमार्क केस था केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, और ये अप्रूव्ड हुआ था बाय द मिनर्वा मिल। ये डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है 1980 में। इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड। तो वर्ड हिंदू क्या इंक्लूड नहीं करता? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 25 है उसके अंदर जो हिंदू है वो कौन है? सिख, जैन और बुद्धिस्ट। ये जो तीन है ये अंडर आर्टिकल 25 जो हिंदू वर्ड के अंदर है। तो इसमें से क्या नहीं है? पारसी नहीं है। तो इसका आंसर 13 का सी हो गया। नेक्स्ट है, बॉन्डेड लेबर वॉज एबॉलिश इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनेक्टेड इन द ईयर। तो बॉन्डेड लेबर जो है वो अबॉलिश हुआ, ये कब हुआ? आंसर बी, 1976। देखो, आर्टिकल आपका 23 जो है वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जो है वो प्रोहिबिट करता है। तो बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन जो ऑर्डिनेंस है 1975 में आया, फिर वो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट दिया, वो 1975 में प्रेसिडेंट फिर ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए आपका जो बॉन्डेड लेबर एक्ट आया वो 1976 के अंदर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो पर्पस क्या है? तो पर्पस क्या है? तो पर्पस है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ये पर्पस है। मतलब बेसिकली क्या है पर्पस? वेलफेयर स्टेट का। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है स्टेट को डायरेक्टिव्स मिलते हैं कि उसको किस टाइप से काम करना है। फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि सिटीजन के पास जो है वो राइट्स होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है कि सिटीजन ड्यूटीज में कि सिटीजन की क्या ड्यूटी है वो मेंशन है। ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट के पास
क्या डायरेक्टिव्स हैं, उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसका डी हो गया। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये मिसप्रिंट हो गया, द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द, इसका आंसर हो गया ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या है, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और ये आपका आर्टिकल 4 में है, और सॉरी पार्ट 4 में है, अंडर आर्टिकल 39D। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड सही है, 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत सही है, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है, एंड 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये गलत है, क्योंकि 48 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है आपका 48, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है वो आर्टिकल आपका 50 है। तो ये जो है ये आर्टिकल 50 है, और आर्टिकल 15 क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, 51 सॉरी, और 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम, तो आइडिया जो है कंकरेंट लिस्ट का कहाँ से बोरो किया गया है, तो इसका आंसर है आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ याद रखना कंकरेंट, इट साउंड्स लाइक द कैंगरू, कंगारू, कंकरेंट, तो कंगारू कैंगरू से याद रख लेना कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कंकरेंट लिस्ट आपकी ऑस्ट्रेलिया में। आप बताएंगे कि इसके अंदर जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। पहला, इंडिया, ब्राजील एंड यूएसए आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द अलायंस। इट वाज लॉन्च ऑन द साइडलाइन ऑफ द COP26 Glasgow summit with an aim to intensify the use of the sustainable biofuel। इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से पहला सही है, क्योंकि ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ये G20 समिट के अंदर हुआ था। तो इंडिया प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ड्यूरिंग द G20 समिट। तो ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है, developed an alliance of the government and internal organization and industry to facilitate the adoption of the biofuel। नेक्स्ट है बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण वॉज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। वरुण जो है इंडिया और किसके बीच में है, इसका आंसर है फ्रांस। तो बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया एंड जो वरुण है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में है। नेक्स्ट है ये कुछ नेशनल पार्क और इनकी लोकेशन लिखी है, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। पहला, विरुंगु नेशनल पार्क, तो ये गलत है। येलोस्टोन, ये भी गलत है। गैलापागोस या गैलापागस, जो भी आप इसको बोलना चाहें, वो भी गलत है। माउंट एथोस, वो भी गलत है। तो विरुंगु जो है वो आपका DRC में है, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। येलोस्टोन आपको सबको पता ही है, येलोस्टोन USA में है, और ये किसके लिए फेमस है, आपका जियोथर्मल के लिए। यहाँ जो विरुंगु है वो DRC में है, यहाँ अफ्रीकन एलिफेंट्स मिलते हैं। गैलापागोस जो है आइलैंड वो इक्वाडोर में है, आपका ईस्टर्न पैसिफिक में, और यहाँ जो है साइंटिफिक और टूरिस्ट इंटरेस्ट है फॉर द यूनिक स्पीशीज, तो ये क्या है, इक्वाडोर में है। माउंट एथोस है, ये ग्रीस में है।
तो इसका आंसर हो गया डी, नन, कोई भी सही नहीं है। विरुंगा कॉन्गो में, डीआरसी में, येलोस्टोन यूएसए में, फिर आपका गैलापागोस जो है इक्वाडोर में, और माउंट एथोस जो है ग्रीस में। उस अमान एंड बोरो आर द वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। तो उस अमान बोरो जो किसकी वैरायटी है, तो यह है राइस की वैरायटी। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम बिल्ट बाय इंडियन रेलवे वाज एट, फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम, तो इसका है आंसर सी, कोलकाता। तो कोलकाता मेट्रो रेल जो है फर्स्ट सिस्टम है जो बिल्ट बाय इंडियन रेलवे एंड इट्स डिसाइडेड टू रिप्लेस द स्टील थर्ड रेलवे। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल स्टॉक टेक, ग्लोबल स्टॉक टेक। तो इसका आंसर है, it refers to a proposed 5-yearly review of the impact of the country's climate change action. Under the Paris Agreement, every country must present a climate action plan in 5-yearly cycle. तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ 1 and 2। तो दोनों जो है सही है, 5-yearly review of the impact of the country, and second, under Paris Agreement, every country must present a climate action plan. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इन्वेस्टमेंट। इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ द G7 टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। द इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ पार्ट ऑफ द PGI। तो इसका क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो पार्टनरशिप यहाँ होगा, पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये जॉइंट इनिशिएटिव है G7 का टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC इज अ प्रोजेक्ट अंडर PGI। तो IMC जो है एज अ नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें रेलवे लाइन, सी लेन सब होंगी टू एड द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया, अरेबियन गल्फ एंड द यूरोप। तो ये तभी है आप इसका नाम कि इंडिया, अरेबियन मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विद्या समीक्षा केंद्र। विद्या समीक्षा केंद्र, तो इसका क्या आंसर है, विद्या समीक्षा केंद्र इज अ डाटा रिपोजिटरी विच विल हैव डाटा फ्रॉम ऑल द स्कीम रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये सही है। फिर रिपोजिटरी विल इंक्लूड रेगुलरली अपडेटेड डाटा फ्रॉम परफॉर्मेंस ग्रेडेड इंडेक्स एंड PM पोषण। तो ये भी सही है। तो विद्या समीक्षा केंद्र डाटा रिपोजिटरी विच विल हैव द डाटा फ्रॉम ऑल स्कीम, और रिपोजिटरी विल इंक्लूड रेगुलरली अपडेटेड डाटा फ्रॉम द PM पोषण मिड डे प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग डाटा फ्रॉम द नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांस पोर्टल। तो ये दोनों बात सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, मूड बिद्री, अ प्लेस वेयर यूनिक टेराकोटा फिगरेंस वर ऑब्जर्व लोकेटेड इन द। तो मूड बिद्री कहाँ है, तो ये आंसर ए है, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, रवांडा इज अ लैंडलॉक कंट्री इन द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका। इसमें आपको करेक्ट बताना है, इक्वेटर पासिस थ्रू रवांडा। थर्ड, रवांडा इज लोकेटेड साउथ ऑफ द बुरुंडी। तो इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है, इक्वेटर नहीं पास होता, बुरुंडी जो है वो साउथ ऑफ द रवांडा है। देखो, आपका रवांडा से थोड़ी सी ऊपर जो है इक्वेटर पास होता है। तो अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री से इक्वेटर पास होता है, गैबोन से, आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, DRC से, युगांडा से, केन्या। तो यहाँ जो युगांडा यहाँ से थोड़ा सा जो ऊपर है वहाँ आपका इक्वेटर पास होता है। तो ये इक्वेटर पासेस, ये तो गलत हो जाएगा। फिर रवांडा इज लोकेटेड साउथ ऑफ द बुरुंडी, नहीं, बुरुंडी इज लोकेटेड साउथ ऑफ द रवांडा। तो ये रहा रवांडा आपका, ये रहा आपका बुरुंडी। तो यहाँ साउथ में है और रवांडा जो है वो नॉर्थ, इससे ऊपर है।
तो ये जो है गलत हो गया। और रवांडा जो है आपकी लैंडलॉक कंट्री है इन द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, तो ये क्विज यहीं फिनिश होता है। बाकी आप जो है आपके कोर्स की डिटेल देख सकते हैं, सारी सारी चीज़ें। और बाकी ये कॉपीज, टॉपर्स की कॉपी जो है वो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।